20वीं सेंचुरी में ओशो की एक किताब पब्लिश हुई थी, संभोग से समाधि की ओर। इंग्लिश में इसका नाम था सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। ओशो के वर्ल्ड लेवल पर मशहूर होने में इस किताब का बहुत ज़्यादा हाथ था। ओशो की ये किताब इतनी ज़्यादा विवादित हो गई, देश की मीडिया, सरकारें, यहाँ तक कि देश दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग इस किताब पर अपनी रिएक्शंस दे रहे थे। हालांकि इस किताब के पक्ष में भी लोग थे और विपक्ष में भी लोग थे। इस किताब के पक्ष में वे लोग थे जिन्होंने इस किताब को पढ़ लिया था बाकायदा, और विपक्ष में वे लोग थे जिन्होंने इस किताब को पढ़ा ही नहीं था, बल्कि किताब का टाइटल पढ़कर ही, देखकर ही विरोध करना शुरू कर दिया था। अगर इस किताब को किसी विचारक, कवि, लेखक या दार्शनिक द्वारा लिखा गया होता तो यह पुस्तक इतनी विवादित नहीं होती। लेकिन ओशो जैसा व्यक्ति, जिसे भारत में एक साधु सन्यासी के रूप में देखा जाता था, जो नॉर्मली सभी सांसारिक चीज़ों से दूर होता है, अगर ऐसे साधु सन्यासियों द्वारा सेक्स के ऊपर बाकायदा लेक्चर्स दिए जाएं तो ये भारत को उस वक्त में पचती नहीं थी। और हमारे भारत जैसे देश में अगर कोई साधु सन्यासी सेक्स जैसी बातों का समर्थन करे, उसे समाधि का द्वार बताए, बाकायदा सेक्स को ओपन करने के लिए लोगों को प्रेरित करे, तो यह संत होने के विरुद्ध था और शायद आज भी है। हमारे भारत जैसे देश में साधु सन्यासी का मतलब ही होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, जो सेक्स के अगेंस्ट हो। उस वक्त जब ओशो की ये किताब प्रकाशित हुई, उस समय में सेक्स की बात किसी के होठों पर भी नहीं आती थी। समाज में इस पर बात करना भी प्रतिबंधित था। सेक्स को एक बहुत ही घिनौनी नज़र से देखा जाता था। ऐसे समय में ओशो जैसे एक सन्यासी के द्वारा इस मुद्दे पर इतना बड़ा व्याख्यान देना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला था। ओशो ने सेक्स को समाधि का द्वार बताया। ओशो ने बताया कि एक आदमी सेक्स के माध्यम से किस तरह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ओशो के इस कार्य ने लोगों की सेक्स के प्रति बनी उनकी धारणाओं को तोड़ कर रख दिया। आज जो हम सेक्स की बातों को इतनी आसानी से कहीं पर भी किसी के सामने कर पा रहे हैं, तो ये ओशो की फिलॉसफी की ही देन है। ओशो का मानना था कि हम जिस चीज़ को जितना ज़्यादा छिपाने की कोशिश करते हैं, लोगों की उस चीज़ के बारे में जानने या उसे देखने की इच्छा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। ओशो का मानना था कि जो सेक्स से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि सेक्स को काफ़ी छिपाया जाता है, उसे ढकने की कोशिश की जाती है। ओशो ने इस किताब में बताया है कि अगर सेक्स से रिलेटेड सभी अपराधों को ख़त्म करना है तो सेक्स को मुक्त करना होगा। उसके संबंध में बात करने से लोगों में जो डर है, जो हिचकिचाहट है, उसे ख़त्म करनी होगी। जब मैंने इस किताब का पहला पेज पढ़ा तो इस किताब ने मुझे पकड़ लिया। आखिरकार इसे ख़त्म करने के बाद ही मुझे सुकून का एहसास हुआ। इस किताब में ओशो ने सेक्स को हर तरफ से और हर तरह से सकारात्मक रूप में डिफाइन करने का प्रयास किया है। ओशो ने इस किताब में बताया है कि सेक्स के बगैर एक मनुष्य अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ओशो ने सेक्स की शक्ति को भी काफ़ी डीपली समझाने का प्रयास किया है। ओशो कहते हैं कि सेक्स का स्वाद और समाधि का स्वाद एक ही है। जिसने सेक्स का स्वाद चखा है, समझ लो उसने समाधि का भी स्वाद चख लिया। अगर इन दोनों के बीच कोई अंतर है, अगर सेक्स और समाधि के बीच कोई अंतर है तो वो है समय का अंतर। सेक्स के दौरान पीक स्टेट पर जो विचार शून्यता की झलक मिलती है, असल में वही उस समय के परम आनंद का कारण होता है। ओशो कहते हैं कि समाधि की अवस्था के दौरान भी व्यक्ति विचार शून्यता की अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उस समय भी सेक्स के जैसा ही परम आनंद महसूस होने लगता है। बस फर्क यही होता है कि सेक्स के दौरान की विचार शून्यता का आनंद क्षणभंगुर होता है
और समाधि के दौरान की विचार शून्यता का आनंद अस्थायी होता है। ओशो ने कहा कि सेक्स में किसी दूसरे से मिलना होता है, जबकि समाधि में खुद से मिलना होता है। सेक्स के दौरान जो आनंद मिलता है वह किसी दूसरे से मिलने की वजह से मिलता है, जबकि समाधि के दौरान जो महा आनंद का अनुभव होता है वह खुद के मिलने से होता है, खुद का खुद से मिलने से। अगर मैं अपनी बात को कुछ शब्दों में समेटूं तो यही कहूँगा कि ओशो ने इस किताब में सेक्स की हर तरफ से सकारात्मक बताने का प्रयास किया है और बताया है कि आप सेक्स को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं समाधि के शिखर पर पहुंचने के लिए। नमस्कार।